वेलकम टू स्मार्ट इन क्लासेस। दिस इज चंद्रकांत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी का पहला पेपर, जो देखो 1 दिसंबर 2013 में रेलवे के आरआरसी डी ग्रुप के एग्जाम में आया हुआ पेपर है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए जीएस की पेपर लेके आऊँगा जो आरआरबी के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके देखना आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन मैं बोल देता हूँ, इंडियन रेलवे कंपनी एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सेकेंड ऑप्शन है इसका इंडियन रेलवे कंपनी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। थर्ड ऑप्शन इसका है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका थर्ड ऑप्शन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी और इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था। ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर दिया और उनमें से करीबन 70% लोगों का आंसर राइट आंसर आया है। मैं ऐसे ही आपके लिए अपनी फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप पर क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा और आपको उसका आंसर मुझे भेजना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? देखो, एक क्वेश्चन से जितनी नॉलेज हो सकेगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एक क्वेश्चन में जितनी नॉलेज होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वेद व्यास, सेकंड ऑप्शन है गणेश, थर्ड ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो आपको पता है कि जो रामायण है वो भगवान श्री राम के चरित्र पर वर्णन किया गया एक महान महाकाव्य है, जो भारत के महाकाव्यों से प्रमुख माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड। आप जिन लोगों को पता है वो ठीक है। और आप अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालो, उसके बाद वीडियो को आगे देखो। इससे क्या है कि आपका जो है उसका रिवीजन हो जाएगा और आपको जितनी नॉलेज हो एक क्वेश्चन में उतनी आप कमेंट में लिखा करो। इससे क्या है, आपका जो है आपको जो मालूम है उसका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं मालूम है वो आप यहाँ से सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन महर्षि वाल्मीकि। रामायण में जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 श्लोक लिखे गए। रामायण में टोटल कितने श्लोक लिखे गए? 24,000। आइए देखिए, और इसकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये एक महाकाव्य है, मैंने अभी बता दिया, ये प्रमुख महाकाव्यों से एक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ये रेलवे का ही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको टाइम देता हूँ 3 सेकंड का। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भेजना है 1 2 3। चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी। वाराणसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, अब बात आती है वाराणसी। सबसे मैं पहले आपको ये पूछूंगा कि वाराणसी कहाँ स्थित है, यानी भारत के किस राज्य में? तो आप कहोगे ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। वाराणसी है वो यूपी में। अब यूपी की राजधानी क्या है? सब लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो उन्हें पता होगा। यूपी की राजधानी है वो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ यूपी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और जो यूपी की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं वो कौन है? तो आप कहोगे आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प जो होता है वो पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि जितने भी मुझे नॉलेज होगी, एक क्वेश्चन से जितनी नॉलेज निकल सकती है मैं उतनी निकाल के आपको दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध कहाँ स्थित है? देखो, बांध जो बड़ी बड़ी हमारी नदियां होती हैं उन पर उनका पानी रोकने के लिए लोहे के गेट लगाए जाते हैं, जिसे हम बांध, डैम बोलते हैं। ठीक है, तो टिहरी बांध
कौन सी नदी पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला है गंगा नदी पर, दूसरा भागीरथी नदी पर, तीसरा गोदावरी नदी पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका आपको राइट आंसर बताना है। मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 2 3। चलिए आइए देखते हैं। इसका है वो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए मैं आपको याद कराता हूँ, ये ट्रिक से याद कराता हूँ। मान लो टी आकार की कोई एक चट्टान है, टी आकार की एक कोई चट्टान है। इस टी पर एक लड़की बैठी है, इस टी पर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की यहाँ से उतरी और भागी, उतरी और भागी। उत्तरी से मतलब उत्तराखंड, भागी से मतलब भागीरथी। ये होता है जो टी में से टेहरी बांध, जो टेहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये मैंने आपके लिए लिख भी रखा है कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया कि टी पर एक लड़की बैठी है जो उत्तरी और भागी, उत्तरी से मतलब उत्तराखंड, भागी से मतलब भागीरथी नदी पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। इस डैम की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। और ये विश्व का 7वां ऐसा बांध है जो सबसे ऊंचा है। ये विश्व का 7वां, और भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1978 में। कब हुई थी भैया? 1978 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनियन, का निर्माण किसके द्वारा होता है? यानी दर्रा कैसे बनते हैं, कैनियन कैसे बनते हैं? तो आइए देखते हैं। दर्रा कैनियन मतलब एक इसमें पानी बहता है। 4 ऑप्शन दिए, चट्टानों द्वारा, समुद्रों द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आज हम अपनी वीडियो का जो टारगेट रखते हैं वो टारगेट रखते हैं 200 लाइक का। ठीक है, इस वीडियो पर 200 लाइक आनी चाहिए। पहली वीडियो है जीएस की, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ एक मेहनत करिए कि वीडियो को अभी तुरंत लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो पर 200 लाइक आनी चाहिए। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप डेली सुबह उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरी मेहनत लगा दीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं, जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ग्लेशियर द्वारा। जो दर्रा कैनियन का निर्माण होता है वो ग्लेशियर के द्वारा होता है। आपको कोई ग्लेशियर क्या होता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि जो भारत में सियाचिन एक ग्लेशियर है, लेह लद्दाख वो भी ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर है, उत्तराखंड में भी ग्लेशियर है। आपको ग्लेशियर बनता कैसे है, आखिर कैसा होता है ग्लेशियर? देखो, जहाँ जो ग्लेशियर होता है जहाँ पर बर्फ की चट्टानें पहाड़ हों वो ग्लेशियर होता है। जब हवा चलती है या सूर्य की रोशनी पड़ती है उस पर, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो चट्टानें जो बर्फ की होती हैं वो पिघलने लगती हैं, और पिघलने लगती हैं तो वो बर्फ पानी बनकर बहने लगती है। और हमारे जो समुद्रों नदियों में जो पानी आता है वो ग्लेशियर से ही आता है। तो और मैं आपको बता दूं, जो ग्लेशियर स्थित होते हैं वो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की सतह के ध्रुवों पर स्थित होते हैं। आप जानते हो पृथ्वी हमारी अंडाकार है और ये उसके ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। हर एक चीज के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। तो जो ये ध्रुव होते हैं वहां पर अक्सर ठंडे प्रदेश होते हैं। जो प्रदेश पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित हैं वो ठंडे होते हैं। तो जो सियाचिन है, लेह लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, ये पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित हैं, इसलिए इतने ठंडे होते हैं और यहाँ ग्लेशियर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि वेद, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र एवं जादुई शक्तियां उपस्थित हैं? तो आपको पता होगा कि भारत के जो वेद हैं वो प्रमुख 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। भारत के वेदों में 4 प्रमुख वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है वो आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 2 3। इसमें आपको टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन अथर्ववेद इसका राइट आंसर है। देखो, जब हमारा ऋग्वेद था तो हमारा जो मानव था वो आदि मानव था। उसे ये भी नहीं पता था कि हम अपना खाना कैसे बनाएं। आदि मानव था, ठीक है। तो ऋग्वेद में आदि मानव वो
जानवरों का शिकार करता था। जब सामवेद आया तो उस थोड़ा डेवलपमेंट हुआ इंसान के अंदर, उसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। जब यजुर्वेद आया तो और डेवलप्ड हुआ, उसने खेती करना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही अथर्ववेद आया तो वहाँ इंसान बट गया जाति धर्मों में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इन धर्मों में बट गया। तो इसलिए वहाँ पर सूद, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये आ गए, यानी तंत्र मंत्र और जो शक्तियाँ थी वो किस वेद में आई? अथर्ववेद में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसमें हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन 3 से 4 बार मैंने एक बुक है उसमें देखा है कि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए, मैं आपको टाइम देता हूं 1 2 3 4 5 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया। इसमें आप वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके बाद आप वीडियो को देखना आगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। चलिए आइए देखिए, मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बताता हूँ। मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन से जितनी भी नॉलेज होगी मैं आपको दूंगा। मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की? इसने कितने वर्षों तक भारत पर राज्य किया? देखो भाई, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी थे वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। फिर जब वो राजा बन गया तो उसने अपने जो दरबार के मंत्री थे, मंत्री को उसने चाणक्य जी को अपना मंत्री बनाया था, और ये उनके गुरु भी थे चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर चाणक्य नीति से उसने मगध के राजा, कहाँ के राजा? मगध के राजा घनानंद को, किसे? मगध के राजा घनानंद को हराकर उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो घनानंद था ना, वो नंद वंश का शासक था। कहाँ का? कौन से वंश का शासक था? नंद वंश का, और वो मगध का राजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसने भारत पर 137 वर्षों तक राज्य किया था। जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला एक वंश था मौर्य वंश। और मैं आपको बता दूं कि जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। सबसे पहले जो आया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड नंबर पे आया बिंदुसार। कौन आया? बिंदुसार। और थर्ड नंबर का जो शासक था वो था आपका सम्राट अशोक। थर्ड नंबर का संस्थापक था वो शासक सम्राट अशोक था। तो ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज नहीं निकली। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गो बैक टू द वेदास, ये नारा किसने दिया? ये किसके वर्ड थे? ये किसके शब्द थे? 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं 1 2 3। इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के ये वर्ड थे, उन्होंने ये नारा दिया था, गो बैक टू द वेदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? मतलब कबीर के गुरुजी कौन थे? गुरु कौन थे? कबीर जी ने शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की थी? इसका 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, रामानंद, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको टिक करना है। चलो मैं आपको टाइम देता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया। इसका जो राइट आंसर है वो है रामानंद। कौन? रामानंद। कबीर के जो गुरुजी थे वो कौन थे? रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम, ईवीएम का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है ईवीएम की? आपको पता होगा जो ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिससे चुनाव होता है, जिससे वोट डलते हैं। ठीक है,
4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। पहला ऑप्शन है इलेक्शन वोटिंग मशीन, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोटिंग मशीन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, 1 2 3। इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कुछ लोगों ने कहा होगा अरे ये तो इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन वोटिंग मशीन, क्योंकि इलेक्शन में काम आती है तो इलेक्शन वोटिंग मशीन, ये इलेक्शन में काम आती है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भारत ने जापान से खरीदी थी। ये जो इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन बनाई है, किस देश ने बनाई है? जापान ने। आपको बताया जापान टेक्निकल में सबसे आगे रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, जनरल डायर, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो जनरल डायर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जनरल डायर वो था जिसने लाला लाजपत राय के सर पर लाठियां बरसाई थी। जब लाला लाजपत राय एक आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तो इसने जनरल डायर ने अंग्रेजी हुकूमत की सेना की तरफ से लाला लाजपत राय पर सर पर लाठियां बरसाई थी, जिसका बदला भगत सिंह ने जनरल डायर की हत्या करके लिया था। जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी भगत सिंह ने, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। जनरल डायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? रेलवे के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो सीपीयू, आपको पता है सीपीयू कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, जो सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल पावर यूनिट, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड ऑप्शन है कॉमन पावर यूनिट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या भैया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है? देखो मैं आपको बता दूं, खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक इसलिए लगाई है क्योंकि जो खुली सिगरेट है उस पर लिखा नहीं होता कि स्मोकिंग इज किल्स, यानी स्मोकिंग करने से कैंसर होता है या हमारी डेथ हो सकती है, इसलिए खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और जो सिगरेट का पूरा पैकेट लोगे तो उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज किल्स, इसलिए खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने वाली ऐसी कौन सी सरकार है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है। अभी आप देख रहे होंगे करंट में दीपिका पादुकोण हीरोइनी है, उसने वो सिगरेट को माल कह के बताती थी कोड। न्यूज़ पे बहुत कुछ फैला हुआ है ऐसा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मिंत्रा एक संस्था है, एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट बेचती है। तो उस कंपनी का प्रचार जो हीरोइन या हीरो, जो भी अभिनेता अभिनेत्री जिस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं उसे उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, ठीक है। तो उसके 4 ऑप्शन, कृति सेनन, आलिया भट्ट, दिशा पाटनी, प्रियंका चोपड़ा। ये तो सबको पता होगा, जिसका नहीं पता होगा चलो वो देख लीजिए। दिशा पाटनी इसका राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन दिशा पाटनी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। देखा होगा बागी 3 मूवी में आई हुई है दिशा पाटनी जी, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। देखो मैंने आपसे बोला था 1 या 2 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, लेकिन अब आज अभी जो रिसेंटली में डी ग्रुप के एग्जाम हुए थे उनमें साइंस सबसे ज़्यादा पूछी गई थी। ठीक है, साइंस और करंट से आए थे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में साइंस की क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो यह है किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। 4 ऑप्शन दिए, विटामिन के कारण, आयरन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन में आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन हमारे खून में उपस्थित होता है, हमारे ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, आरसीबी होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और क्या डब्ल्यूबीसी। ये 3 चीज़ें हमारे खून में उपस्थित होती हैं। तीसरी चीज़ होती है प्लाज्मा, जिसके कारण खून लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रव अवस्था में, यानी पानी की तरह जो बहता है वो प्लाज्मा होता है, और जिसकी वजह से हमारा खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, और खून में आरबीसी उपस्थित होती है, डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है और प्लाज्मा उपस्थित होता है। इतना इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिली। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। एनीमिया रोग होता है वो आयरन के कारण होता है। किसके कारण? लोहे के कारण। आयरन का जो सिंबल होता है Fe, इसका परमाणु क्रम 26 होता है। आयरन के कारण एनीमिया रोग होता है। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, मैं आपसे हर एक वीडियो में, आने वाली जीएस की हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना हुआ करेगा। ठीक है, तो होमवर्क में क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला कोरोना वायरस मरीज पाया गया था? आपको पता होगा दुनिया की कमर तोड़ दी है कोरोना वायरस ने। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में पहला कोरोना मरीज पाया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर भेजना है। तो ये हमारा जीएस का पहला वीडियो है हमारे चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर। मैं इस चैनल पर आपके लिए मैथ की वीडियो और लेके आता हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। आज की वीडियो का टारगेट ध्यान रखना, 200 लाइक लेके आने इस वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है, बेल आइकन देखने में ऐसा होता है घंटे की तरह, ऐसा इसको आपको प्रेस करके जैसे सब्सक्राइब करोगे बगल में आ जाता है, दाब के चले आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।